नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो तेल के खजाने पर बैठा हो, वो आखिर पूरी तरह से बिखर कैसे सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम वेनेजुएला के 13 साल के पतन की कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। तो ये है हमारी पूरी पड़ताल का रोड मैप। हम कहानी शुरू करेंगे एक बहुत ही नाजुक शुरुआत से और देखेंगे कि कैसे ये सफ़र एक ऐसे अंत तक पहुंचता है जिसे शायद टाला ही नहीं जा सकता था। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 2013 से। ह्यूगो शावेज की मौत के बाद सत्ता में एक खालीपन आ गया था, जिसे भरने के लिए उनके वारिस निकोलस मदुरो को जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा। देखिए, मदुरो को चुना तो गया था शावेज के बनाए गठबंधन को साथ रखने के लिए, लेकिन चुनाव में उनकी इतनी मामूली जीत ने उनके शासन की लेजिटिमेसी पर, मतलब वैधता पर, पहले दिन से ही सवाल खड़े कर दिए थे। सिर्फ 1.5%, 1.5%, और वो भी तब जब चारों तरफ धोखाधड़ी के आरोप लग रहे थे। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि मादुरो को लोगों का वो प्यार और समर्थन नहीं मिला जो शावेज को मिलता था, तो उन्हें सहारा लेना पड़ा सेना का और सरकारी ताकत का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कमजोर नींव एक भयानक आर्थिक संकट और सत्ता पर कब्जे की कोशिशों के दबाव में भरभरा कर ढह गई। और फिर आया सबसे बड़ा झटका, तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट। इसने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी, जिससे पूरे देश में विरोध और अशांति फैल गई। असल में सालों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश के पास कमाई का कोई दूसरा जरिया बचा ही नहीं था। और ये है उस आर्थिक बर्बादी की असली मानवीय कीमत। सोचिए, हाइपर इन्फ्लेशन ने लोगों की जीवन भर की बचत को रातों रात खाक कर दिया, और जो मादुरो डाइट का जिक्र है, उसने तो लाखों लोगों को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया। जब 2015 में विपक्ष ने संसद में बहुमत हासिल किया, तो मादुरो सरकार ने इसका राजनीतिक जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक अलग ही रास्ता चुना। उसने लोकतंत्र की नींव को ही धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। और इसे ही कहते हैं सेल्फ कू, मतलब एक तरह से खुद ही का तख्ता पलट कर देना। सरकार ने क्या किया कि जो असली चुनी हुई संसद थी, उसे तो साइडलाइन कर दिया और उसकी जगह अपने वफादारों से भरी एक पैरेलल, मतलब समानांतर विधायिका बना दी। बस इसके बाद तो उन्हें पूरी खुली छूट मिल गई, संविधान के दायरे से बाहर जाकर जो मर्जी वो करने की। अब हम एक ऐसे दौर में आते हैं जहां लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा, एक मुखौटा बनकर रह गया था, और असली ताकत तो आपराधिक गतिविधियों और भ्रष्टाचार के अंधेरे में छिपी हुई थी। इस वजह से एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो गई। देश में दो दो राष्ट्रपति, एक जिसे दुनिया के कई देश मान्यता दे रहे थे, और दूसरा जिसके हाथ में असल ताकत थी, यानी सेना और पुलिस। और आखिर में बंदूकें हमेशा की तरह शब्दों से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। और यहाँ आता है वो मोड़ जब मादुरो सरकार पर आधिकारिक तौर पर एक आपराधिक संगठन होने का ठप्पा लग गया। अमेरिकी न्याय विभाग ने उन पर और उनके 14 बड़े अधिकारियों पर नशीली दवाओं के आतंकवाद यानी नार्को टेररिज्म का सीधा आरोप लगाया। ये आरोप साफ साफ बताता है कि कैसे सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला। उन्होंने ड्रग्स की तस्करी को अपनी मुख्य रणनीति का हिस्सा बना लिया, ताकि उससे मिले पैसे से सेना की वफादारी खरीदी जा सके। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां लोकतंत्र बचाने की एक आखिरी कोशिश होती है, लेकिन वो एक बेशर्म चोरी और फिर एक नाटकीय अंत की तरफ बढ़ जाती है। सरकार की तमाम धमकियों के बावजूद विपक्ष ने प्राइमरी चुनाव करवाए और एक उम्मीदवार को भारी जीत मिली। लेकिन जैसे ही सरकार ने उस उम्मीदवार पर बैन लगा दिया, तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक प्रॉक्सी उम्मीदवार के पीछे खड़ा हो गया। नतीजा, एक खुली साफ-साफ चोरी। हजारों लाखों वोट की पर्चियों ने विपक्ष के लिए एक तरफा जीत दिखाई, लेकिन सरकारी चुनाव आयोग ने बिना एक भी सबूत दिए मादुरो को ही विजेता घोषित कर दिया। और चुनाव में हारने के बाद सरकार का जवाब क्या था? आतंक का एक नया अभियान। उन्होंने लोगों को एक दूसरे की जासूसी करने के लिए उकसाया। ये असल में बचे खुचे विरोध को भी कुचलने की एक आखिरी हताश कोशिश थी। इस चुराए हुए चुनाव ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, खासकर कूटनीतिक दरवाजे। अब दुनिया के पास मादुरो से बात करने की कोई वजह नहीं बची थी, और बस एक आखिरी सख्त कदम उठाने के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था।
2024 का चुनाव ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि मादुरो सरकार पूरी तरह से अवैध है और अब देश के अंदर बातचीत करने के लिए कोई लोकतांत्रिक ताकत बची ही नहीं है। जब हम इस पूरी टाइमलाइन को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी गति से हुआ पतन था, जिसमें हर एक संकट आने वाले अगले संकट के लिए जमीन तैयार कर रहा था। साफ शब्दों में कहें तो ये कोई हादसा नहीं था। मादुरो सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए एक चलते फिरते काम करते हुए समाज के हर एक स्तंभ को एक एक करके पूरी प्लानिंग के साथ नष्ट कर दिया। ये 4 पॉइंट्स वेनेजुएला के पतन की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब किसी देश को इस तरह धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके खत्म किया जा रहा हो, तो वो कौन सा पॉइंट होता है, वो कौन सा मोड़ आता है जब बर्बादी को रोकना नामुमकिन हो जाता है।